हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल नोशन रिव्यू। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक कवर अप करने वाले हैं, जो है हम लोग का वर्ड, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग शुरू से अंत तक देखने वाले हैं। एक एक चीज हम लोग देखने वाले हैं जिससे आप लोगों का वर्ण से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा और हर एक कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग को पढ़ना है वर्ण, ठीक है ना। वर्ण बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि वर्ण से ही शुरुआत होती है व्याकरण की, ठीक है ना। वैसे अगर हम लोग बात करें, हिंदी व्याकरण जो होता है वो वह माध्यम है जिससे हम लोग हिंदी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना, ये सब इत्यादि सीखते हैं हम लोग हिंदी व्याकरण से ही, ठीक है ना। व्याकरण जो है इसको बनाया गया तो इसके मुख्य चार भेद रख मतलब चार प्रकार से इसको बांटा गया है। इसमें पहला हम लोग पढ़ते हैं वर्ण विचार, ठीक है। वर्ण विचार हम लोग पढ़ते हैं, ये व्याकरण का पहला भाग है। दूसरा होता है वर्ण से बनता है शब्द, तो याद रखना है शब्द विचार होगा। और तीसरा जो होता है वो होगा वाक्य विचार। और अंतिम होता है चिन्ह विचार, ठीक है। चिन्ह विचार, और इस तरह से व्याकरण को चार भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला भाग होता है वर्ण विचार। आज उसी वर्ण विचार को हम लोग 100% क्लियर करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक आप लोगों को बने रहना है, इसके बाद वर्ण से रिलेटेड एक भी डाउट आप लोगों को नहीं रह जाएगा। स्टार्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं वर्ण विचार, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसके डेफिनेशन से ही शुरुआत करेंगे। इसमें पहला इसका टॉपिक आता है कि ये वर्ण है क्या, ठीक है। तो देखिए, अभी हम आप लोगों से बात करके एक दूसरे से हम लोग इंटरेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो हम जो बोल रहे हैं वो क्या है? ध्वनि है। और याद रखना है कि ध्वनि जो है वही बनता है, मतलब हम जो बोल रहे हैं वो है ध्वनि। और ध्वनि के माध्यम से हम अपनी बातों को आपके सामने समक्ष प्रकट कर रहे हैं। अब ध्वनि का ऐसा भाग जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हम लोग, वही कहलाता है वर्ण। यानी वर्ण जो है एक ऐसा मूल ध्वनि है, ऐसे अक्षर है जिसको हम लोग तोड़ नहीं, है ना। जैसे अगर मान लेते हैं हम बोलते हैं क, तो ऐसा नहीं है कि क से आप अ को अलग करके बोल ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। याद रखना है क्या, जब भी आपको क बोलना होगा तो क के साथ अ दोनों साथ साथ में बोलना होगा। हाँ, लिख कर हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन बोलने में अलग नहीं किया जा सकता है। उसी तरह से अ भी है, आ भी है, आ को भी हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। आ को बोलना है तो इसी तरह से बोलना है, इसके अलावा दूसरा कोई माध्यम या रास्ता नहीं है, ठीक है ना। तो याद रखना है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, अर्थात जो हम बोल रहे हैं और उसका वह छोटा भाग जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, वही कहलाता है वर्ण। हाँ, कमल है तो क को अलग, म और ल अलग अलग बोल सकते हैं, तो ये शब्द हो गया। लेकिन क को बोलना हो तो क के साथ जो अ है उसको अलग अलग हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो क एक वर्ण हो गया, ठीक है। अगला दिया हुआ है, ध्यान से समझना है यहाँ पर कि अवर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, यही कहलाता है हम लोगों का वर्ण। अब वर्ण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो याद रखना है कुल मिलाकर 52, ठीक है ना, 52 हम लोग के वर्ण है। किसी किसी बुक में आप लोगों को मिलेगा कि ये 48 वर्ण होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी हम लोग जो है काउंट करके टोटल पता करेंगे कि कितने वर्ण है, यानी टोटल 52 वर्ण होने वाले हैं, ठीक है ना। जिसमें हम लोग का, देखिए यहाँ पर वर्ण के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी जो हम लोग बोलते हैं उसका सबसे छोटा भाग क्या होता है, तो याद याद रखना है वो क्या होता है, वर्ण ही होता है। इससे छोटा भाग नहीं होता है। जैसे अगर हम लोग पदार्थों का बात करते हैं तो पदार्थों का सबसे छोटा भाग जो होता है वो क्या होता है, तो याद रखना है कण होता है, जिसको हम लोग परमाणु बोलते हैं। और परमाणु मौलिक कण होता है जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से भाषा का सबसे छोटा भाग जो है वो वर्ण होता है, जिसको भी खंडित नहीं किया जा सकता है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। याद रखना है जितने भी वर्ण है उनका एक जगह एकत्रित करके हम लोग लिख देते हैं, वर्णमाला कहा जाता है। और हिंदी में कुल 48, अभी हम लोग देखने वाले हैं 48 या 52,
दोनों में से मतलब दोनों अगर ऑप्शन में है 48 और 52 दोनों ऑप्शन में तो नहीं रहेगा। अगर 48 है तो वो भी सही हो सकता है, 52 है तो भी सही। कारण क्योंकि कुछ वर्णों को जो है हम लोग अन्य वर्ण के रूप में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, अन्य वर्ण के रूप में पढ़ते हैं, इसलिए उसको वर्ण के श्रेणी में नहीं रखा जाता है। लेकिन उनको भी अगर शामिल करें तो वो 52 हम लोग के वर्ण हो जाएंगे। एक एक करके सारे के सारे वर्ण हम लोग काउंट करने वाले हैं। अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो आपको यही समझना होगा कि वर्ण जो है एक मूल ध्वनि है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। अब वर्ण का अगर हम लोग प्रकार का बात करते हैं, ठीक है ना, तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण वो होता है जो स्वतंत्र होता है। अब हम लोग वर्ण तो समझ लिए कि एक मूल ध्वनि है जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। याद क्या रखना है कि स्वर वर्ण जो होता है उसको लिखने के लिए, अगर उसको लिखना हो या उसको उच्चारण करना हो, जैसे अगर मान लेते हैं क, तो क का उच्चारण करने के लिए क को स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता है, क के साथ हम लोग अ का भी उच्चारण करते हैं। या व्यक्त करने के लिए भी हम लोग दूसरे वर्ण की सहायता लेते हैं। तो जब किसी वर्ण को व्यक्त करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता लेना पड़ता है तो वो व्यंजन वर्ण कहलाता है। और जब किसी वर्ण को व्यक्त करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेना पड़ता है तो वो कहलाता है हम लोग का स्वर वर्ण। यानी स्वर वर्ण वैसा वर्ण है जिसके उच्चारण में या जिसे व्यक्त करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वर वर्ण जो है ये अ से लेकर और औ तक होता है, ठीक है ना, इतने होते हैं। यानी अगर टोटल हम लोग काउंट करें तो 11 होता है। और संस्कृत में याद रखना है अनुस्वार और विसर्ग को भी लिया जाता है, तो संस्कृत में याद रखना है स्वर वर्ण की संख्या जो है वो 13 होता है, ठीक है। व्यंजन वर्ण का बात की जाए तो वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन वर्ण कहा जाता है। और व्यंजन वर्ण क से शुरू होकर और पूरे ह तक जाता है, ठीक है ना, ह तक जाता है, क से लेकर और ह तक। अगर टोटल हम लोग काउंट करें तो इसकी संख्या 11 और इसकी संख्या 33 होता है, ठीक है ना। अगर काउंट करें तो ऐसे हो सकता है, देखिए एक वर्ग होता है, वर्ग में वर्ग की श्रेणी में उसको रखा जाता है जिसमें 5 होता है, जैसे क ख ग घ अंग। तो क वर्ग होता है, फिर होता है च वर्ग, फिर होगा ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। और यरल को वर्ग में हम लोग नहीं रख सकते हैं क्योंकि उसमें 5 तो होते नहीं है, इसलिए प वर्ग हो गया, फिर य र ल व हो गया, फिर तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह। यानी इसको अगर काउंट करें तो इसमें तो 5 होता है, तो 5 10 15 20 25, इसमें 25 हो गया। और इसमें काउंट करें तो ये 4 और 4 8, ठीक है ना। यहाँ दंत स भी होगा, ठीक है ना, यहाँ दंत 2 बार ह हो गया है, दंत स और ह हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर 8 हो गया, तो 25 और 8 कितना होता है, अगर काउंट करें तो हम लोग 33 होता है। याद रखना है व्यंजन वर्ण। अब बच गया ह के बाद जो होता है थ, त्र, य और एक और होता है जो स्र हम लोग का होता है। ये 4 जो होता है ये संयुक्त वर्ण कहलाता है, ठीक है ना, जो आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर क को हम लोग को व्यक्त करना है, जैसे अ को लिखना है तो सिंपली अ लिख देंगे, लेकिन क को लिखना है तो क के साथ हम लोग को अ भी लिखना होता है। यानी क को व्यक्त करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता लेना पड़ रहा है, इसलिए ये व्यंजन वर्ण है, ठीक है ना। तो स्वर वर्ण जो है वैसा वर्ण है जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेना पड़ता है। और व्यंजन वर्ण ऐसा वर्ण है जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेना पड़ता है, उसे ही कहा जाता है व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण जो होते हैं इसके 3 टाइप होता है, ठीक है ना, इसके 3 प्रकार होता है। कौन कौन सा, एक होता है ह्रस्व स्वर, ठीक है, ह्रस्व स्वर होता है। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, ठीक है, दीर्घ स्वर। और तीसरा होता है प्लुत स्वर। वैसे अगर हम लोग बात करें तो जनरली यही दोनों होता है, ह्रस्व और दीर्घ। लेकिन हम लोग उच्चारण के आधार पर देखेंगे कि ह्रस्व स्वर जो होता है उसमें उच्चारण का समय के आधार पर, कितने देर तक उच्चारण किया जा रहा है उसके आधार पर स्वर वर्ण के 3 प्रकार हम लोग देखते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से व्यंजन वर्ण के भी 3 प्रकार होगा हम लोग का, जिसमें पहला होगा स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा उष्ण व्यंजन होता है। और इस तरह से व्यंजन वर्ण के भी 3 प्रकार होता है, ठीक है ना। कौन कौन सा होता है, तो स्पर्श होता है, अंतस्थ होता है और उष्ण होता है, ठीक है।
अब हम लोग देखने वाले हैं स्वर वर्ण के बारे में। स्वर वर्ण जो वर्ण का पहला प्रकार है, तो यहाँ पर देखिए स्वर वर्ण क्या है, तो याद रखना है कि जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उसे स्वर वर्ण कहते हैं। और स्वर वर्णों की संख्या जो है 11 होती है। जो कौन कौन सा होता है? अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और औ होता है। ठीक है, याद रखना है इतने होते हैं, जिसमें से ये जो होता है अ से लेकर और अ हो गया, इसमें छोटी ई हो गई, छोटा ऊ और री, ये चार जो है इसके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, इसलिए इन चारों को कहा जाता है ह्रस्व स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर कहा जाता है जो स्वर वर्ण का पहला प्रकार है। यानी वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है। और बड़ी, बड़ाऊ, ए और ये चारों, ठीक है ना, ए, ऐ, ओ, औ, ये सारे के सारे कहलाते हैं दीर्घ स्वर। यानी दीर्घ स्वर वैसे स्वर हैं जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है। और तीसरा आता है प्लुत स्वर, तो है वैसा स्वर वर्ण, वैसा स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, तो उसको प्लुत स्वर कहा जाता है। ठीक है ना, तो इसको नोट आप लोग स्क्रीनशॉट या नोट जरूर करते चलिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला दिया हुआ है हम लोग का उच्चारण की दृष्टि से स्वर वर्ण के प्रकार। इसमें हम लोग का पहला दिया है ह्रस्व स्वर। तो वैसा स्वर वर्ण आपका आप लोगों को डेफिनेशन लिखते चलना है। तो वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता हो उसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है। और इसमें 4 आते हैं। जो कौन कौन सा होता है? ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है। जो कौन कौन सा होता है तो याद रखना है, अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये 4 होते हैं। दीर्घ स्वर वैसा स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। और इसमें आता है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए, ऐ, ओ और औ। ये उच्चारण के आधार पर देख रहे हैं हम लोग। इसमें ध्यान में रखना है कि उच्चारण के आधार पर हम लोग इसको देख रहे हैं। ठीक है ना, इसमें कौन कौन सा, इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? तो 2, 4, 6 और 7। इसकी संख्या 7 होती है और इसकी संख्या 4 होती है। अब आता है प्लुत स्वर क्या है? तो वैसा स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उसको बोलते हैं प्लुत स्वर। और इसके लिए चूंकि ये भी एक उच्चारण की ही प्रक्रिया है जिसमें एक लंबा समय लगता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ओम, तो ओम को ओम नहीं बोलकर ओम इस तरह बोला जाता है। तो यहाँ जो है उच्चारण एक लंबा समय ले लेता है, ओ का ही उच्चारण काफी लंबे समय तक हो रहा है, तो इसलिए ये है प्लुत स्वर। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं राधे, लोग बोलता है राधे, ठीक है ना, तो राधे काफी लंबे समय तक बोलता है, तो ए का उच्चारण काफी लंबे समय तक चलता है, इसलिए राधे भी हम लोग का हो जाएगा प्लुत स्वर। ठीक है ना, तो प्लुत स्वर 4 और 7 11। हाँ, वैसे भी हम लोग देखें तो स्वर वर्ण जो है इसकी संख्या कितनी है? 11 ही है, जिसमें प्लुत स्वर इन्हीं वर्णों का जब 3 गुना उच्चारण हो जाता है या लंबे समय तक उच्चारण होता है तो उसको हम लोग प्लुत स्वर ही कहा जाता है, प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है ना, और इस तरह से स्वर वर्ण जो हम लोग का 11 था वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं व्यंजन वर्ण। ठीक है ना, तो व्यंजन वर्ण क्या है? देखिए, तो वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन वर्ण कहा जाता है। जैसे अगर जैसे का बात करते हैं तो हम लोग क वर्ग से लेकर, क वर्ग से लेकर ह तक, ह तक जो होता है ये हम लोग का व्यंजन वर्ण होता है। ठीक है ना, क वर्ग से लेकर ह तक व्यंजन वर्ण होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं टोटल व्यंजन वर्ण कितना है तो 33 व्यंजन वर्ण है। हम लोग पहले ही काउंट किए हैं कौन कौन से हैं। अब व्यंजन वर्ण के अगर प्रकार का बात करें तो 3 होता है। एक होता है स्पर्श, दूसरा अंतस्थ और तीसरा जो होता है उष्ण होता है। ठीक है ना, सबसे पहले बात करते हैं स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं और इसको स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है। ठीक है ना, तो देखिए व्यंजन वर्ण तो सबसे पहले हम लोग समझ लिए कि वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में, जैसे क है तो क के उच्चारण में दूसरा वर्ण भी अ भी सहायता कर रहा है। इसी तरह से व्यंजन वर्ण जितने भी हैं 33 के 33 में दूसरे वर्ण का उच्चारण होता है, मदद करता है दूसरा वर्ण उच्चारण में, इसलिए इसको हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं।
अब बात करते हैं स्पर्श व्यंजन क्या है ना। तो अगर जनरल डेफिनेशन हम लोग देखते हैं तो स्पर्श व्यंजन का डेफिनेशन होता है क वर्ग से लेकर, ठीक है ना, याद रखना है क वर्ग से लेकर और प वर्ग तक, क वर्ग से लेकर और प वर्ग तक के सभी व्यंजन को हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है, तो 25 होती है, याद रखना है 25 इसका मतलब 25 इसकी संख्या होती है, 25 क वर्ग से लेकर प वर्ग तक। अब इनको स्पर्श क्यों कहा जाता है, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, जब हम लोग इस वर्ण का उच्चारण करते हैं क ख ग, तो बाहर श्वास आता है, तो जो हम लोग का लंग्स है, फेफड़ा, फेफड़ा से जो श्वास आता है ना, वो जितने भी उच्चारण स्थान वाला अंग है मुंह में, जो भी उच्चारण स्थान वाला अंग है, उन सब को स्पर्श करते हुए वायु बाहर निकलता है, ठीक है ना, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इसके डेफिनेशन हम लोग देखेंगे तो वहां पर समझ लेंगे, ठीक है ना। दूसरा अंतस्थ व्यंजन का बात किया जाए तो अंतस्थ व्यंजन मात्र 4 होता है, जो होता है य, र, ल और व। ये 4 जो है वो अंतस्थ व्यंजन के श्रेणी में आते हैं, और इसका अंतस्थ नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि जब हम लोग इसका उच्चारण करते हैं तो जिह्वा जो है किसी भी मुंह में जो मूर्धा, तालु, दांत, ये सब जो हम लोग का उच्चारण अंग है उसमें पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करता है, उसके बीच में रहता है ना, बीच में। अंतस्थ, अंतः जो अस्थ मतलब स्थित, अंतः मतलब बीच में, तो बीच में जो स्थित होता है वही कहलाता है अंतस्थ व्यंजन। इसमें 4 आता है य, र, ल और व। तीसरा जो है हम लोग का वो है उष्ण व्यंजन। तो उष्ण व्यंजन वैसे व्यंजन को हम लोग कहते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं कौन कौन सा होता है। तो तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये जो 4 है ये उष्ण व्यंजन के श्रेणी में आते हैं। इनको उष्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम लोग इनका उच्चारण करते हैं तो जो वायु आता है वो जो भी हम लोग के उच्चारण अंग है उनमें काफी तेज से रगड़ करता है, जिसके कारण उसमें उष्मा निकलती है, और उससे जो मुंह से जो हवा निकलता है इनके उच्चारण पर वो गर्म हवा होता है, क्योंकि उष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इनको उष्ण व्यंजन कहा जाता है। इसमें याद रखना है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह कहा जाता है। अगर आप जनरली ये भी बोल सकते हैं कि तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह को उष्ण व्यंजन कहा जाता है तो वो भी सही हो जाएगा। और इस प्रकार से 25 और ये भी 4 और 4 ये हो गए, टोटल हम लोग का कुल अगर बात करते हैं, कुल हम लोग के 33 व्यंजन वर्ण हो गए, ठीक है ना। अब ये तीनों का डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। ये तीनों का डेफिनेशन यहाँ पर है, देख सकते हैं आप लोग। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय, ठीक है ना, जिन वर्णों के उच्चारण करते समय फेफड़ा से निकलने वाली हवा, वायु, जो वायु होता है कंठ को या तालु को, मूर्धा को, दांत को और ओठों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलता है, उसे ही स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें कौन कौन सा होता है, तो याद रखना है क वर्ग से लेकर और प वर्ग तक टोटल 25 हम लोग के स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है ना। जिन वर्णों के उच्चारण के समय जीवा यानी जीव जो होता है मुख के किसी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करता है, बीच में स्थित होता है, इसीलिए इसको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और इसमें आता है य, र, ल और व आता है, ठीक है। अगला है जिन वर्णों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़कर उष्मा उत्पन्न करती है, उसे मतलब अर्थात उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलता है, उसे ही कहा जाता है उष्ण व्यंजन, ठीक है ना। और इस तरह से हम लोग व्यंजन वर्ण के जो प्रकार था उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए, है ना, उसके डेफिनेशन के साथ। अब अगला है हम लोग का, देख सकते हैं संयुक्त व्यंजन। देखिए संयुक्त व्यंजन वैसे व्यंजन को कहा जाता है, ठीक है, संयुक्त व्यंजन वैसे व्यंजन को कहा जाता है जो 2 से अधिक वर्णों से मिलकर बने होते हैं। 2 से अधिक वर्णों से जो मिलकर बना होता है उसे संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, है ना, तो संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इसमें 4 आता है, कौन कौन सा आता है, ख, त्र, ज्ञ और श्र, ठीक है ना। इस तरह से 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। अब याद क्या रखना है कि इस संयुक्त व्यंजन जो है किन किन वर्णों से मिलकर बने हुए हैं उनको भी याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहले डेफिनेशन देख लीजिए, तो 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं छ, त्र, ज्ञ और श्र जो है ये किन किन वर्णों से मिलकर बना होता है, तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, जैसे छ है और छ का इंग्लिश हम लोग क्या लिखते हैं, KSH,
ठीक है ना। तो याद क्या रखना है, के से तो क से मिलकर बना हुआ है। दूसरा ए से ताल यहाँ मूर्धन्य स लेना है, याद रखना है मूर्धन्य स और प्लस अ से मिलकर बना हुआ है छ, ठीक है ना। ये तो याद रखना पड़ेगा, ऐसे से तालव्य मूर्धन्य स होगा। त्र का इंग्लिश अगर हम लोग देखते हैं तो त्र का इंग्लिश होता है हम लोग का, त्र का टी आर से त्र होता है, ठीक है, टी आर से त्र होता है। तो यहाँ पर टी से त हो जाएगा, आर से र हो जाएगा और अ से मिलकर बना हुआ है त्र। य का बात करते हैं तो ज जोर य जोर अ से मिलकर बना है ज्ञ। और स्र का बात करते हैं तो तालव्य स हम लोग पढ़ते हैं ना, एस एच आर होता है, तालव्य स जोर र जोर अ से मिलकर बना हुआ है स्र। और इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि कौन संयुक्त वर्ण जो है कौन कौन से वर्णों से मिलकर बना हुआ है। तो 2 से अधिक वर्णों से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। और इसकी संख्या हो गई 4। तो स्वर वर्ण की संख्या हो गया 11 प्लस 33 हो गया व्यंजन वर्ण और 4 हो गया हम लोग का संयुक्त वर्ण। अब हम लोग बात करने वाले हैं अयोगवाह का, ठीक है ना। अयोगवाह वैसे वर्णों को कहा जाता है जो ना ही स्वर वर्ण होते हैं और ना ही व्यंजन वर्ण होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि स्वर वर्ण वो होता है जिसको उच्चारण करने में स्वतंत्र होता है और व्यंजन वर्ण वो होता है जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेना पड़ता है। लेकिन अयोगवाह जो है इसकी संख्या ना ही ये स्वर होता है, ना ही स्वर वर्ण और ना ही व्यंजन वर्ण होता है, ठीक है ना। ना ही स्वर वर्ण होता है और ना ही व्यंजन वर्ण होता है। और याद रखना है इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अयोगवाह बोलते हैं। इसमें 3 आता है, ठीक है ना। एक आता है अनुस्वार, ठीक है, अनुस्वार आता है, ये अनुस्वार हो गया, ठीक है, अनुस्वार आता है। दूसरा जो है विसर्ग आता है, ठीक है ना, अ आ में जो अनुस्वार विसर्ग आता है वो विसर्ग हो गया दूसरा। और तीसरा जो है हम लोग का अनुनासिका आता है, अनुनासिका, ठीक है, अनुनासिका जिसको जनरली हम लोग चंद्रबिंदु बोल देते हैं। तो ये जो तीनों है ये अयोगवाह में आता है। तो ये इसकी संख्या हो गई 3। तो अयोगवाह का डेफिनेशन याद रखना है कि वैसे वर्ण जिसका जो ना ही स्वर वर्ण हो और ना ही व्यंजन वर्ण हो अयोगवाह कहलाता है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ और वर्णों के बारे में जो ध्यान से समझना है। वर्णों की मात्राएं पहले हम लोग समझेंगे कि ये जो स्वर वर्ण होता है, जो अ है, अब अ बोल रहे हैं, आ बोल रहे हैं, छोटी बड़ी, तो अगर व्यंजन वर्ण में हम लोग प्रयोग करेंगे तो उसी रूप में नहीं करके उसमें हम लोग मात्राओं का प्रयोग करते हैं। तो मात्राएं कौन कौन सी होती हैं, तो याद रखना है मात्राएं आकार होती हैं, फिर हर्षीकार होती है, फिर दीर्घीकार होती है, फिर हर्षुकार होता है, फिर दीर्घुकार होता है, फिर री होता है, फिर ए होता है, ऐ होता है, ठीक है, फिर ओ होता है, औ होता है और अनुस्वार होता है और एक विसर्ग होता है, ठीक है ना। और इस तरह से हम लोगों की मात्राएं जो है इस तरह से मात्राओं को हम लोग डिनोट करते हैं। तो याद रखना है जैसे अगर हम लोग का लिख रहे हैं का, तो का में क्या है, क और आ की मात्रा है ना? तो आ आकार से समझना है, ये जो आकार है ये आ की मात्रा होती है। तो जब इसमें वर्णों का हम लोग विच्छेद करते हैं तो क हलंत जोर इसमें देखते हैं कि ये आकार जो है वो किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है। तो यहाँ पर आ लिखते हैं। जब वर्ण विच्छेद करते हैं, जब वर्णों को अलग किया जाता है तब ये कार्य करता है, ठीक है ना। इधर से दिया है मतलब ये छोटी की मात्रा है, और ये बात करते हैं तो ये बड़ी की मात्रा है, ये छोटा ऊ की मात्रा है, ठीक है, ये छोटा ऊ की मात्रा है, ये बड़ा ऊ की मात्रा है, ये री की मात्रा है, और ये ए की मात्रा है, ये ओ की मात्रा, ए की मात्रा है, और ये ओ की मात्रा है, ये औ की मात्रा है, और ये अनुस्वार की मात्रा है, और ये विसर्ग की मात्रा है, ठीक है ना। और इस तरह से अगर हम लोग किताब का अगर बात करते हैं तो वर्ण विच्छेद जब हम लोग करते हैं तो क्या लिखते हैं, क में छोटी की मात्रा है तो उसको अलग करेंगे, फिर त में आ की मात्रा है तो उसको अलग हम लोग करेंगे, और फिर ब में अ की मात्रा है तो उसको हम लोग अलग करेंगे। और इस तरह से हम लोग वर्ण विच्छेद करते हैं, ठीक है ना। याद रखना है वर्ण विच्छेद भी करने आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब अगला है
हम लोगों का घोष और अघोष वर्ण। देखिए ये जो व्यंजन वर्ण है हम लोगों का, व्यंजन वर्ण के ही कुछ उपभाग होते हैं, याद रखना है। जो घोष और अघोष वर्ण होता है, अल्प प्राण और महाप्राण होता है। अगर जनरल इसका डेफिनेशन का बात किया जाए तो घोष वर्ण जो होता है, याद रखना है कि प्रत्येक वर्ग के, जितने ये पांचों वर्ग है, तो प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण को, ठीक है, तृतीय, चतुर्थ और पंचम मतलब तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वही कहलाता है हम लोग का घोष वर्ण, ठीक है ना। तो याद रखना है प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं, घोष वर्ण कहा जाता है। जैसे अगर हम लोग जैसे बात करें तो ग, ख, अंग, ये क वर्ग का घोष वर्ण हो गया। अगला बात करते हैं तो ज, थ और ये घोष वर्ण का हो गया हम लोग का। उसी तरह से ये च वर्ग का हो गया। और इसी तरह से प्रत्येक वर्ग के जो तृतीय, तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है वही कहलाता है घोष वर्ण, प वर्ग तक, ठीक है ना। अगला बात करते हैं, इसका डेफिनेशन देख ले तो जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु, जो सांस हम लोग ले रहे हैं, श्वास वायु, स्वर तंत्रियां, जो भी हम लोग का उच्चारण स्थान है, में कंपन करती हुई बाहर निकलती है, उन्हें घोष वर्ण कहते हैं, ठीक है ना। ये इसका प्रॉपर डेफिनेशन हो गया। या दूसरा डेफिनेशन ये भी बोल सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण को हम लोग घोष वर्ण बोलते हैं, ठीक है ना। अघोष वर्ण क्या होता है, यहाँ पर अघोष वर्ण को हम लोग डिफाइन किए हुए हैं। तो याद रखना है कि जो बच गया, यानी पहला और दूसरा, तो प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण को हम लोग, याद रखना है, क्या बोलते हैं, अघोष वर्ण बोला जाता है। या इसका डेफिनेशन का बात किया जाए तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु, स्वतंत्र, जो स्वर तंत्रिकाएं हैं, ठीक है, स्वर तंत्रियाएं हैं, ठीक है ना, तंत्रियों में कंपन नहीं करती है, उन्हें अघोष वर्ण कहा जाता है। और इसके जो है क, ख, क वर्ग का हो गया, च, छ, फिर उसके बाद ट, ठ, फिर हो गया त, थ और प और फ, और इतने जो है ये अघोष वर्ण कहलाते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना है कि घोष वर्ण पूछता है निम्नलिखित में से कौन घोष वर्ण है, तो ये पहचान में आना चाहिए। तीसरे, चौथे और पांचवे को घोष वर्ण, पहले और दूसरे को अघोष वर्ण कहा जाता है, ठीक है ना। उसी तरह से एक और आता है व्यंजन वर्ण के जो वर्ण वर्ग है, उसमें एक और आता है डेफिनेशन, अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है ना। तो याद रखना है अल्प प्राण कहा जाता है, जैसे हम लोग घोष अघोष को डिफाइन किए उसी तरह से इसको डिफाइन करेंगे। अगर तो अगर पहचान का तरीका देखें अगर हम लोग तो पहले, तीसरे और पांचवे, ठीक है ना। पहला यानी प्रथम, पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है प्रत्येक वर्ग का, वो अल्प प्राण कहलाता है, याद रखना है, ठीक है ना। यानी इसका डेफिनेशन अगर बात करें तो ऐसे व्यंजन जिनके बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु बाहर निकलता है, तो उसको हम लोग अल्प प्राण कहते हैं। अब जो बच गया पहला, ठीक है ना, ये गलत, ठीक, ये जो है इसमें हम लोग, सही तो है, पहला, तीसरा और पांचवा, तो इसमें जो बच गया दूसरा व चौथा, दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो कहलाता है महाप्राण, याद रखना है। दूसरा और चौथा, यानी ऐसे व्यंजन को बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक मात्रा में अधिक वायु बाहर निकलती है, उसको महाप्राण व्यंजन कहते हैं, ठीक है ना। और इस तरह से हम लोग जो है व्यंजन वर्ण को कंप्लीट कर लिए या वर्ण को ही कंप्लीट कर लिए, ठीक है। सबसे पहले अगर अब हम लोग काउंट करते हैं, ध्यान से समझना है। अब अगर काउंट करते हैं कि ये 52 वर्ण कैसे हैं, तो उसको एक बार आप लोगों को मैं काउंट करा देता हूं और आप लोग जो है बहुत ध्यान से समझिएगा। जिसमें सबसे पहला है 11 स्वर वर्ण, ठीक है ना। एक लिखते चलते हैं हम लोग, स्वर वर्ण जो है इसकी संख्या 11 है। व्यंजन वर्ण जो है इसकी संख्या 33 है, ठीक है। उसके बाद संयुक्त वर्ण जो है, संयुक्त वर्ण इसकी संख्या है, संयुक्त वर्ण की संख्या 4 है। उसके बाद अयोगवाह का बात करते हैं। अयोगवाह देखें हम लोग, जो नहीं स्वर हो नहीं व्यंजन हो, अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिका 3 होता है, अयोगवाह की संख्या 3 होता है।
ठीक है। अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 44, 51 आ गया। एक होता है अन्य वर्ण, ठीक है। अन्य वर्ण जो है जिसको हम लोग इस तरह से र जो लिखते हैं, बड़ा वाला र, एक ये हो गया बड़ा वाला र जो होता है इस तरह से जो हम लोग लिखते हैं, एक ये हो गया। और इस तरह से अगर हम लोग काउंट करते हैं तो ये कितने हो जाएंगे, तो ये हो गए 4 और 4 8, और यहाँ पर बात करते हैं 44 और 8 हो गया 52। और इस तरह से टोटल जो है 52 वर्ण होता है। अगर हम लोगों को जो आधुनिक की बात किया जाता है 48 क्यों दिया रहता है, तो उसमें अयोग वाह और अन्य वर्ण को नहीं लिया जाता है। और इस तरह से अगर हम लोग काउंट करते हैं तो ये हो गया 48 वर्ण इस तरह से बोला जाता है, ठीक है ना। अब अगर बात करते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, जो भी हम लोग वर्ण पढ़े उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव लिया गया है। हर एक ऑब्जेक्टिव का आप लोगों को मेरे से पहले जवाब देना है, ठीक है ना। देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन जो है लेते हैं और देखते हैं कि क्या दिया हुआ है हम लोग का। दिया हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण कितने हैं, ठीक है ना। स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, तो याद रखना इसमें ऑप्शन में नहीं है, 11 होता है। 11 स्वर वर्ण होता है ना। जिसमें से ह्रस्व स्वर का बात किया जाए तो ह्रस्व स्वर जो होता है वो 4 होता है, ह्रस्व स्वर 4 होता है। और दीर्घ स्वर जो है, दीर्घ स्वर की संख्या 7 होता है, ठीक है। अगला दिया है व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो व्यंजन कितने कितने प्रकार यानी टोटल कितने होते हैं ये पूछना चाह रहा है, तो 33 होता है। हम लोग का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला दिया है ह का उच्चारण स्थान क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए अभी जो है मैं बता रहा हूँ ह का उच्चारण स्थान क्या है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उच्चारण स्थान का ट्रिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। सूत्र आता है जिससे आप लोग पूरे के पूरे 52 जो वर्ण है उन सभी का उच्चारण स्थान आप लोगों को ऐसे ही याद हो जाएगा। अभी याद रखना है इसके लिए एक सूत्र होता है अकुह विसर्जनियाम कंठ। उसी तरह के हम लोग बहुत सारे सूत्र पढ़ने वाले हैं, हर एक वर्ण के लिए बहुत ही स्पेशल सूत्र है। इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है, अभी याद रखना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके सूत्र लेकर आने वाले हैं, ठीक है। वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन कौन से हैं, इसमें जो दिया हुआ है अयोगवाह वर्ण कौन कौन सा होता है, तो याद रखना है इसमें अनुस्वार और मतलब अंग और अह जो होता है ये अयोगवाह होता है। अगला दिया है स का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो याद रखना है ये कौन सा स है, तो देखना है हम लोग को 3 तरह का स होता है और उसका उच्चारण स्थान बहुत ही आसान है, याद रखना। एक होता है तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स। अब जरा सोचिए इसको तालव्य स क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका उच्चारण स्थान तालु होता है। इसको मूर्धन्य स मूर्धा, दंत स दांत, और इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं कि तालव्य स का जो है उच्चारण स्थान तालु होता है। अगला दिया है प्रश्न जो है स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो अभी हम लोग देखे हैं स्वर वर्ण के जो है 3 भेद होते हैं। वैसे जनरली 2 भी बोल सकते हैं तो आपका गलत नहीं होगा। मेन जो होता है वो 3 होता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्ण व्यंजन की संख्या कितनी है, या फिर संयुक्त व्यंजन कौन कौन से है। अगर पूछे कितनी है तो 4। कौन कौन सा होता है, थ होता है, त्र होता है, ज्ञ होता है और श्र होता है, ठीक है ना। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा है जो संयुक्त वर्ण है, तो याद रखना है कि त्र होता है। और त्र जो है कौन कौन से वर्णों से मिलकर बना होता है, त, र और अ से मिलकर त्र बना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो याद रखना है अगले हम लोग वीडियो में हम लोग उच्चारण स्थान जो है पढ़ने ही वाले हैं, जिसका उच्चारण स्थान कंठ होता है, ठीक है ना। ठीक है, अगला हम लोग बात करते हैं अकुहा मतलब एक उच्चारण स्थान का जो है हम लोग सूत्र देखने वाले हैं, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला देखें वर्ण किसे कहते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन। वर्ण किसे कहते हैं, अक्षरों का समूह होता है, ध्वनियों की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, ठीक है ना, याद रखना है। ध्वनियों की सबसे छोटी इकाई को हम लोग वर्ण कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हिंदी के वर्णमाला में ए और ऐ को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। ए और ऐ जो होता है ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर या मध्यम स्वर होता है, तो याद रखना है कि ए और ऐ जो होता है वो दीर्घ स्वर होता है। और दीर्घ स्वर की संख्या जो है वो कितनी होती है, 7 होती है। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। और संयुक्त स्वर जो होता है, संयुक्त स्वर होता नहीं है, संयुक्त वर्ण होता है, उसकी संख्या जो है वो 4 होती है, छ, त्र, ज्ञ और स्र होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हिंदी के तालव्य वर्ण कौन कौन से हैं, तो देखिए तालव्य वर्ण अर्थात कौन कौन से वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है यही बताना है। तो याद रखना है चौवर्ग जो होता है, चौवर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। अगला दिया है
ल वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो याद रखना है ईचू यसानाम तालु। हम लोग पढ़ेंगे लीटू लसानाम दसानाम दंत लेतु लसानाम दंता होता है तो दांते हो जाएगा, और अगले वीडियो में हम लोग इसको देखने ही वाले हैं, ठीक है ना। उच्चारण स्थान वाला आप निश्चिंत रहिए, A to Z हम लोग कंप्लीट करेंगे। जो वर्ण से रिलेटेड हम लोग पढ़े हुए हैं उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और उष्ण होता है, और इस तरह से हम लोग का ऑप्शन सही आंसर। अवर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो अवर्ण का उच्चारण स्थान कंठ होता है, याद रखना है। अगला दिया है कंठ और तालु दोनों से उच्चारित वर्ण कौन सा है? तो याद रखना है ए ऐ जो होता है, ए ऐ कंठ और तालु दोनों का बात करते हैं, ए दैतो कंठ तालु होता है, मतलब ए ऐ का उच्चारण स्थान दोनों का उच्चारण स्थान जो है कंठ और तालु होता है। यहाँ पर एक ऑप्शन डी में देना चाहिए था, ए और ऐ दोनों, ठीक है, इस तरह से हम लोग को देना चाहिए था, तो ऑप्शन डी हम लोग का सही आंसर हो जाता। ए और ऐ दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है। इसके लिए सूत्र होता है ए दैतो, ठीक है, ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो कंठ तालु, ठीक है, ए दैतो कंठ तालु होता है, मतलब ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों होता है, ठीक है ना। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन जो दिया हुआ है, न जो ये है त्वर्गीय न बोल सकते हैं इसको, या मूर्धन्य न कहा जाता है, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तो याद रखना है इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। वर्णमाला में री किस प्रकार का स्वर है? तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री जो है इसको हम लोग ह्रस्व स्वर में रखते हैं, ठीक है ना। तो ये ह्रस्व स्वर हम लोग का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है ख वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो पूरे के पूरे क वर्ग का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ ही होता है, क से क याद रख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन जो है हिंदी वर्णमाला में कितने उच्चारण स्थान होते हैं? तो अगर हम लोग उच्चारण स्थान का बात किया जाए, ठीक है ना, तो याद रखना है कि क्या क्या होता है। एक होता है कंठ, दूसरा होता है तालु, फिर होता है मूर्धा, ठीक है, मूर्धा होता है, फिर होता है जीव, फिर होता है ओष्ठ, ठीक है ना, और यही एक होता है नासिका अर्थात नाक। नाक भी उच्चारण स्थान होता है। अगर उच्चारण स्थान नाक से जो है बाहर वायु निकलता है, अगर उच्चारण स्थान का बात किया जाए तो ये इस तरह से 1 2 3 4 और 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला फ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो प वर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है वो ओष्ठ होता है, और इस प्रकार से हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव, काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, सारा का सारा हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। उच्चारण स्थान से रिलेटेड जो भी आप लोगों को जो डाउट रह गया है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो देखना आप लोग नहीं भूलिएगा। जो वर्णों के उच्चारण स्थान से रिलेटेड होगा, A to Z वर्ण का आपको उच्चारण स्थान तुरंत आप लोग बता दीजिएगा, उतना कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।